Hello everyone. Today I'm going to teach you about utilization of resources of agriculture and industries. हम resources का कैसे utilize करेंगे agriculture और industries के लिए हम इस chapter में पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर रिसोर्सेज क्या होता है? एग्रीकल्चर रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, सोइल, वाटर, एनिमल्स, फिशर्स, फॉरेस्ट्री, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम, क्लाइमेट्स, इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स. एग्रीकल्चर रिसोर्सेज क्या क्या? ये सब लैंड, वाटर, अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इन सबको इंक्लूड करता है. प्लांट्स, क्रॉप्स, क्रॉपिंग सिस्टम, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, ये सब क्या है? एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है. वाइल इट इज़ ट्रू दैट विदाउट एग्रीकल्चर देयर कैन नॉट बी नो प्रोग्रेस इन द कंट्री. अब हमको ये पता है कि एग्रीकल्चर के बिना हमारे कंट्री में कोई प्रोग्रेस नहीं है. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट एग्रीकल्चर टुडे हैज़ बिकम अनसस्टेनेबल. कि एग्रीकल्चर क्या है? अब सस्टेनेबल है. वैन मैन बिगन एग्रीकल्चर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था 1000 ईयर्स एगो पहले, it did not affect the environment much because of not intensive. तो वो अफेक्ट किसको करता था? तो वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट, पहले जब होते थे इतना पोल्यूशन भी नहीं था तो इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता था वो. यहाँ पे इंटेंसिव मीन्स क्या है? जल्दी, यानी जल्दी अफेक्ट नहीं करता था. मॉडर्न एग्रीकल्चर हाउएवर बीइंग वेरी इंटेंसिव ड्यू टू the use of machinery and chemicals affect the environment to a greater extent. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? अब मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है? जो इंटेंसिव होती है, यानी कि जो इनका जल्दी का जो पोल्यूट हो एग्रीकल्चर हो, जल्दी जिस तरीके से एग्रीकल्चर हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? मशीनरी और केमिकल्स भी डल रहे हैं उनके अंदर जल्दी जल्दी, जैसे पोल्यूशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर की भी ज़्यादा ज़रूरत है. अब एग्रीकल्चर ज़्यादा होएगा तो वो जल्दी जल्दी कट भी होएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? जल्दी अब एग्रीकल्चर और क्रॉप है तो वो अपना टाइम लेंगे सरी, तो वो उनका टाइम के उसमें जल्दी से हो जाए, इसलिए हम केमिकल्स उसमें डालते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है? अफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन इन्वायरमेंट. The impact of agriculture on environment can be listed as follows. Depletion and pollution of water. Depletion क्या होता है? कमी. कमी किसकी? Pollution of water. वाटर की कमी. एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर लूजेस द वाटर टेबल. अब जैसे एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा जैसे ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, तो उससे क्या हो रहा है? वाटर टेबल बहुत. एग्रीकल्चर वेस्ट, अनयूज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स पोल्यूट द ग्राउंड वाटर. एग्रीकल्चर वेस्ट से क्या हो रहा है? जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स है वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. देयर इज फ्लडिंग एंड इंक्रीज रन ऑफ टॉप सॉइल फॉर मोर एंड मोर लैंड इज क्लीन्ड फॉर एग्रीकल्चर. अब हम क्या करें? एग्रीकल्चर के लिए लैंड क्लीन करते जा रहे हैं. जैसे फ्लड हो गया तो फ्लड जब भी आता है तो वो इंक्रीज कर देता है रन ऑफ टॉप सॉइल. जो हमारी टॉप सॉइल होती है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है वो फ्लडी से रिमूव होती जा रही है, क्लीन होती जा रही है. नेक्स्ट इज सॉइल डिग्रेडेशन. Beneficial organisms might also get killed along with the pest of the excessive and continuously use of fertilizers and pesticides. It also reduce the fertilization of the soil gradually. मीन्स कि हमारा जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे सोइल के अंदर वो किल होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, जिस तरह से हम कंटिन्यूसली फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं क्रॉपिंग के लिए. तो उससे क्या हो रहा है? जो एक्सेसिव यूज़ है इनका, उससे ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप में सॉइल में होते हैं वो सब क्या होते जा रहे हैं? किल्ड होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं. और इससे क्या हो रहा है? इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. की सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो भी रिड्यूस होती जा रही है. सॉइल इरोजन्स रिजल्ट ड्यू टू द ओवर प्लगिंग एंड एक्सेसिव वाटरिंग ऑफ द फील्ड्स. तो इसमें सॉइल इरोजन का क्या हो रहा है कि सॉइल इरोजन रिजल्ट ड्यू टू द ओवर प्लगिंग, की जिस तरीके से हम प्लगिंग यानी फील्ड्स को वाटर एक्सेसिव वाटर बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर रहे हैं उन पर और प्लगिंग कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी प्लग कर रहे हैं. द फ्लटी टॉप सॉइल इज कैरिड अवे द विंड एंड फ्लोइंग वाटर. तो उससे क्या होता है? जो हमारा फर्टाइल टॉप सॉइल है वो विंड से या फ्लो वाटर से ख़त्म होता जा रहा है, उससे हटता जा रहा है. सॉइल इरोजन कंबाइंड विद द लेक ऑफ रेनफॉल लीड्स टू desertification. इरीगेशंस वाटर कंटेन मैनी सोल्स. अब इरीगेशंस क्या होता है? इरीगेशन मीन्स होता है सिंचाई ऑफ वाटर कंटेन मैनी सोल्ट. से उसमें जैसे इरीगेशन होती है तो उसमें वाटर में क्या बहुत सारा सोल्ट होता है. द वाटर दैट इज नॉट ऑब्जर्व्ड
by the plants evaporate and leaves behind salt and degrade the soil. अब क्या हो रहा है, जो वाटर है वो ऑब्जर्व प्लांट्स के वाटर प्लांट से ऑब्जर्व हो जाता है और जो ऑब्जर्व नहीं हो पाता वो इवोपरेट हो जाता है. एंड लीव्स बिहाइंड द सॉल्ट एंड डिग्रेड द सोइल. तो उससे क्या, जो लीव्स में जो बिहाइंड द सोइल सॉल्ट जो रह जाता है उसमें वो डिग्रेड कर देता है सोइल को. दिस डिग्रेडेशन ऑफ सोइल बाय सॉल्ट इज कॉल्ड सेलिनाइजेशन ऑफ द सोइल. डिग्रेडेशन क्या हो गया, उसकी जो दुर्दशा, सोइल की जो दुर्दशा हो रही है, क्या हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिनाइजेशंस ऑफ द सोइल. एक्सेस ऑफ इरीगेशन वाटर एक्यूमुलेट्स अंडरग्राउंड. एक्यूमुलेट्स क्या होता है, जमा कर देना, कि इरीगेशन वाटर से क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड पे वो जमा होता जा रहा है. द सेलाइन वाटर डैमेज द रूट्स ऑफ प्लांट्स. और उससे क्या हो रहा है कि रूट्स, प्लांट्स की जो रूट्स है वो भी डैमेज होती जा रही है. नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन. इमिशंस ऑफ स्मोक from tractors and other agriculture machinery contributes to global warming. Excessive spraying of pesticides pollutes the air. इससे क्या हो रहा है, इमिशन यानी कि जो ट्रैक्टर्स, अपने एग्रीकल्चर मशीनरी हो गया, कंटिन्यू ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसकी वजह से हमारे क्या, स्मोक फैलता जा रहा है, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है. एक्सेसिव स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स पोल्यूट द एयर. इवन द पेस्टिसाइड्स ऑल्सो, एक्सेसिव स्प्रे ऑफ द पेस्टिसाइड्स ऑल्सो पोल्यूट द एयर. Loss of biodiversity. Biodiversity refer to the various of plants, animals and microorganisms that exist in an ecosystem. Now what is loss of biodiversity? Biodiversity refer to the variety of plants, animals and microorganisms that exist in the ecosystem. के plants, animals and microorganisms क्या है, हमारे ecosystem में exist करते हैं. Greater the biodiversity of a region, the healthier इज़ द इकोसिस्टम. कि अगर जितना बायोडाइवर्सिटी बड़ा होगा, ग्रेटर होगा हमारे रीजन में, उतना क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम हेल्दी होगा. एग्रीकल्चर अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन मैनी वेज. हमारे जो एग्रीकल्चर है वो डाइवर्सिटी को बहुत अफेक्ट करता है. अब किस वेज में करना है ये हमको आगे पढ़ेंगे. मैनी स्पीसीज आर लॉस्ट व्हेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड वेटलैंड आर क्लियर फॉर एग्रीकल्चर. कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं जो वो लॉस्ट हो जाती है. कैसे होती है, अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो वहाँ पे जो स्पीसीज रहती हैं वो कहाँ रहेंगी, फिर वो लॉस्ट हो जाएंगी, खो जाएंगी. ग्राउंड लैंड हम क्लीन करते जा रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर. मॉडर्न एग्रीकल्चर हैज़ ब्रॉट विद अ स्मॉल नंबर ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स thousands of natural occurring varieties of crop which were brought and disease resistant have probably बीन लॉस फॉर एवर. अब क्या होगा, अगर थाउजेंड ऑफ नेचुरली, अगर हम जितनी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स अब कर रहे हैं, अक्रिंग हो रही है नेचुरली, उससे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इससे सूखा पड़ता जा रहा है. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको लैंड को क्लीन करते जा रहे हैं बस अपने फ़ायदे के लिए. इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ पे. हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर एंड कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स. इससे क्या हो रहा है, हम जिस तरीके से क्रॉपिंग के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड एक्सट्रीमली एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं वो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए. एंड कंटेनेड ड्रिंकिंग वाटर एंड कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स. से क्या होता है, हमारी हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. समटाइम द हार्मफुल केमिकल आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द क्रॉप्स. समटाइम क्या होता है, जो हमारा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, अभी क्या हो रहा है, समटाइम द हार्मफुल केमिकल्स आर ऑब्जर्व्ड इनटू द क्रॉप्स. जब हम क्रॉपिंग करते हैं तो उसमें हम जितने भी पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो केमिकल्स क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्रॉप उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. देन दे एंटर द फूड चेन. फिर उससे क्या होता है, वो फूड चेन में एंटर होते हैं. एंड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ऑल्सो दोज टू कंज्यूम दिस फूड्स क्रॉप. अब जब हम उन फूड्स को, उन क्रॉप फूड्स को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है. इम्पैक्ट ऑफ एनिमल्स हस्बेंड्री on the environment. Overgrazing by cattle leads of the soil erosion. This cause formations of deserts. अब जितना भी ओवरग्रेजिंग होता जा रहा है लैंड का, तो उससे क्या हो रहा है, सोइल इरोजन हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट के फॉर्मेशन होता जा रहा है. अब क्या, अगर हम क्रॉपिंग ज़्यादा करते रहेंगे तो वहाँ पर अगर ग्रेजिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पर डेजर्ट ही रह जाएगा ना, ओनली मिट्टी मिट्टी रह जाएगी. वहाँ पे क्या क्रॉप होंगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा. एनिमल्स रिलीज मिथेन अ गैस विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. अब एनिमल्स क्या रिलीज करते हैं, मिथेन गैस को, जो लीड्स करता है ग्लोबल वार्मिंग को. अबाउट 16% ऑफ मिथेन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम द एनिमल्स. अब 60% मिथेन गैस है जो रिलीज की जाती है एनिमल से, जिससे एटमॉस्फेयर में. द वेस्ट फ्रॉम स्लगर हाउसेस पोल्यूट लैंड एंड वाटर बॉडीज. एग्रीकल्चर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. कि हम एग्रीकल्चर की किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे.
देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू प्लानिंग फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन आ कंट्री, कि हमको बहुत ज़्यादा अर्जेंटली ये ज़रूरत है कि हम जिस तरह से एग्रीकल्चर होता है उनका यूज़ किया जा रहा है उसमें हम प्रॉपर्ली उसका प्लानिंग करें और उसको मैनेज करें. द गवर्नमेंट शुड engage in the focused research and testing programs and इंटीग्रेट एक्सपीरियंस विद इनोवेशंस. कि गवर्नमेंट को क्या करना होगा, एक पूरा प्लानिंग करना होगा, फोकस करना होगा, उस पर रिसर्च करना होगा कि एग्रीकल्चर में कहाँ पे किस तरीके से क्रॉप हो रही है, उसको पूरा प्रोग्राम बनाना होगा उनको और एक्सपीरियंस करना होगा उस चीज़ का, इनोवेट करना होगा कि कितनी क्रॉप में कितना पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होनी चाहिए. तो वो बिल्कुल प्लानिंग करके ही होनी चाहिए सारी क्रॉपिंग. A structured program should not be in a place to get the feedback from farmers so that change may be needed in the system according to their convenience. अब क्या हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होना चाहिए जिसके अंदर शुड नॉट बी प्लेस टू गेट द फीडबैक, जिससे जो हमारे फार्मर्स है उनसे फीडबैक मिले कि किस तरीके से उनकी क्रॉपिंग होती है, उनमें क्या क्या उनको चेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, उनको वो पूरा कन्वीनियंट करना होता है. द गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश एन ongoing and appropriately funded methodology research and development program. अब गवर्नमेंट शुड स्टेबल, अब उनको जितना भी रिसर्च है, farmers and agriculture should cooperate to share informations and data to enable the visual use to the suggested changes in the implementation of techniques. इससे क्या होगा कि फार्मर्स और एग्रीकल्चर जो है उनको कॉपरेट करना होगा, शेयर इन्फॉर्मेशन कि वो किस तरीके से एग्रीकल्चर किस तरीके से क्रॉपिंग करते हैं, फार्मर्स को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, उनका जो भी डेटा है किस टाइम पे कितना किस क्रॉप में कितना टाइम लगता है, कितना फर्टिलाइज होती हैं वो सब उनको बताना होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा एक टेक्निक पर. द मेथड्स अडोप्टेड शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली सो एज टू बी सस्टेनेबल. तो क्या होगा इसमें, ये जो मेथड अडोप्टेशन का शुड बी इन्वायरमेंट, तो वो इन्वायरमेंट फ्री होगा. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोब गोल्स इन एग्रीकल्चर इज फूड सिक्योरिटी. सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल गोल होता है एग्रीकल्चर का, वो क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ फूड. दिस इंक्लूड नॉट ओनली सप्लाई एंड डिमांड बट ऑल्सो अवेलेबिलिटी, सेफ्टी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड. इससे क्या होगा कि ये इंक्लूड करता है सिर्फ सप्लाई और उसकी डिमांड ही नहीं इंक्लूड करता है, बल्कि उनकी अवेलेबिलिटी कि कितने अवेलेबल हो सकते हैं, उनकी सेफ्टी कितनी है एंड अफोर्डेबल कि हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. अदर गोल्स इन एग्रीकल्चर आर ग्लोबल फुल ट्रेड एंड सेटिंग द अचीविंग ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, अ मल्टी discipline approach to technology innovation should improve the way in the agriculture resources are used and managed. अभी क्या करना होगा, हमारे जो अदर गोल्स होते हैं एग्रीकल्चर के ग्लोबल में, उनकी जो ट्रेंडिंग होती है सेटिंग एंड अचीविंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनका जो ट्रेंडिंग वे है वो अच्छा सही होना चाहिए. द मल्टी अप्रोच द टेक्निक इनोवेशन से कुड इम्प्रूव द वे, कि उनका जो टेक्नोलॉजी है इनोवेशंस की उनको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. इन विच एग्रीकल्चर आर यूज टू मैनेज, जिस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज जो है वो मैनेज रहे और उनको हम सही तरीके से वाइजली यूज़ कर सकें. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट? द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज़ अ यार्डस्टिक बाय विच अ कंट्रीज प्रोग्रेस इज मेजर्ड. कि इंडस्ट्री में जिस तरीके से कंट्री ग्रो होती जा रही है उनकी जो उनको कंटिन्यूसली प्रोग्रेस जो हो रही है कंट्री की, उनको मेज़र करना बहुत ज़रूरी है. Industries are natural resources like metals, minerals and wood as raw materials and manufacture various products from them. अब क्या करना, जो इंडस्ट्रीज़ हैं यूज़ ना वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जैसे मेटल्स, मिनरल्स, वुड एंड रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम देम. इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज़ अप रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर एंड फॉसिल फ्यूल. इंडस्ट्री में कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज़ की जाती हैं? लैंड, वाटर एंड फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में. And enormous amount of waste in the form of solid, liquid and gases generated during industrial process. Most often almost all of this waste is simply released into the environment causing excessive environment degradation. तो क्या होगा, ये जो हम जो soil, land और gases ये जो generate की जाती है इंडस्ट्री प्रोसेस के टाइमिंग पे, तो द मोस्ट ऑफन दिस वेस्ट सिंपली रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट में रिलीज कर जाती है और कि एक्सेसिव इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन यानी कि इन्वायरमेंट को बहुत हार्म करता है, उनको बहुत पॉल्यूट करता है.
नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में किस किस टाइप के इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑन द एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है जो हमारी इंडस्ट्री से एनवायरनमेंट में, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ यूजुअली टॉक्सिक एंड नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली। अब इंडस्ट्री वेस्ट जो होता है वो बहुत टॉक्सिक यानी जहरीली होती है, एंड इट नीड टू बी डिस्पोज्ड प्रॉपर्ली। उनको डिस्पोज करना प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली वे में डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। द मेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आर फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री में किस किस टाइप के वेस्ट निकलते? द दिस इंक्लूड सॉलिड वेस्ट निकलते, इंक्लूड्स फ्रॉम द टाइप ऑफ फैक्ट्रीज से इफ्लुएंस निकलते यानी कूड़ा निकलता है। द वर्स्ट पोल्यूट एंड सोल्यूट हाउसेज, ब्रीवेयर्स, वेंडर्स, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, पेपर एंड सिल माइल्स। वेस्ट ऑयल भी वेस्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा। दिस कंप्राइज ऑयल स्पिल्स, ऑयल सिक्स एंड वाटर वेस्ट ड्यू टू द क्लीनिंग ऑफ टैंकर्स। ये सब ऑयल भी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है तो वो भी वेस्ट होता है। वेस्ट फ्रॉम डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्रॉम ई वेस्ट। जैसे ई वेस्ट है तो हमारे ई वेस्ट में जिससे भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम ये यूज़ करते हैं, जब वो वर्क नहीं करती या प्रॉपर्ली उसको रीयूज़ नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं। कंस्ट्रक्शन वेस्ट में क्या निकलता है? मटेरियल डिस्कार्ड आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ बिल्डिंग एंड मटेरियल ग्राडेड फ्रॉम बिल्डिंग्स आफ्टर बीइंग डिमोलिश्ड एंड रिवोल्व। जो कंस्ट्रक्शन टाइमिंग पर हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन जब हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो कितना सारा वेस्ट निकलता है। जैसे बहुत सारे पत्थर निकल के रेत वेस्ट होती है उसके अंदर, ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो बहुत वेस्ट निकलता है कंस्ट्रक्शन टाइम पे। बायोमेडिकल वेस्ट से जैसे कि ऑर्गन टॉक्सिक मेडिसिन हो गई, जो वेस्ट हो जाती है मेडिसिन, जैसे हम इंजेक्शन यूज़ करके ऐसे ही फेंक देते हैं तो उससे भी क्या होता है, वो हार्मफुल होती है हमारे लिए, इन्फेक्शंस फैलता है उनसे। उससे बैंडेज, जैसे हम बैंडेज यूज़ करते हैं तो उसको भी हम रिमूव करके ऐसे ही फेंक देते हैं। जनरेट मैनली फ्रॉम हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग, दिस इज़ द ऑर्गेनिक solid and liquid waste generated from discarded food material and packaging. दिस इज़ द वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग से कैसे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट दोनों जनरेट होते हैं हमारे फूड से, उनके फूड मटेरियल और पैकेजिंग से। न्यूक्लियर वेस्ट में क्या होता है? दिस इज़ द रेडियोएक्टिव वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर वेस्ट से रेडियोएक्टिव वेस्ट जनरेट होता है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से। अदर वेस्ट, दिस इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम माइनिंग, क्वेरिंग एंड डिग्रेडिंग एक्टिविटीज़। क्वेरिंग यानी हमारे जो खदान होती हैं उससे भी माइनिंग बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है हमारा। इन एडिशनल लॉस्ट ऑफ फॉल्टी और ओल्ड मॉडल्स ऑफ अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यूज्ड आइटम्स लाइक टायर्स, टॉयज एंड एप्लियंस ऑफ डिस्कार्डेड बाय पीपल्स एंड इंडस्ट्री, दिस ऑल्सो एड टू द वेस्ट। अब जिस तरीके से हमारे घर से भी जितना प्लास्टिक हम वेस्ट करते हैं, जैसे टॉयज़ हो गया या कुछ भी हमको जो वेस्ट लगता है कि वो जो पुराना हो गया तो हम वो भी इंडस्ट्री और पीपल से डिस्कार्ड किया जाता है, उनको वो वेस्ट निकलता है हमारे घर से। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, हम इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट को? देयर आर टू मोस्ट कॉमन वेज टू मैनेजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। प्रिवेंटिंग एंड मिनिमाइज द जनरेशंस ऑफ वेस्ट। वर्कआउट क्लीन टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट ऑलमोस्ट जीरो वेस्ट। अगर हम वर्कआउट करें क्लीन टेक्नोलॉजीज़ पर तो उससे क्या होगा? ज़ीरो वेस्ट क्रिएट होगा। डेवलप मटेरियल मेटल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड कम्प्लीटली आफ्टर यूज़, कि हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनको रिसाइकिल कर सकें। जब हम किसी भी मटेरियल को कम्प्लीटली यूज़ कर ले तो उसके बाद उसको रिसाइकिल भी कर सकें। प्रोमोट यूज़ ऑफ रीयूज कंटेनर्स लाइक ग्लास बॉटल्स, कैंस एंड क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल वंस लाइक पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक आइटम। इन सबको क्या है, हम प्रॉपरली इसको डिस्पोज करें। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी नॉट ओनली सेव फॉसिल फ्यूल बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एज देयर इज़ नो इमिशंस ऑफ एनी गैसेज। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए जैसे कि लाइक सोलर एनर्जी, नॉट ओनली सेव, सोलर एनर्जी क्या होता है? हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। इससे क्या होता है, हम हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है ये उनको सेव करता है और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इमिशन ऑफ एनी गैस। जितनी भी गैसेस फैल जाती है उनसे भी हमको प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे हार्मफुल गैसेस होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। ट्रीट द वेस्ट वंस इट इज़ जनरेट, कि जब भी कोई वेस्ट जनरेट होता है तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करें टू मेक इट सेफ, ताकि वो सेफ रहे हमारे लिए। वंस द वेस्ट हैज़ बिन जनरेटेड, जितना भी वेस्ट जनरेट होता है इट शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड इन एन इको फ्रेंडली मैनर। तो उनको क्या करें, हम उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें और डिस्पोज करें एक इको फ्रेंडली मैनर में। ट्रीट द वेस्ट सुटेबली एंड मेक इट सेफ बिफोर रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, कि उनको
एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने से पहले हम क्या करें, उनको सेफली स्टेबल करें. फॉर एग्जाम्पल, क्लीन द वेस्ट grasses before they are released from the chimney and remove all the toxic elements from the liquid. कि लिक्विड में जितना भी टॉक्सिक आता है उनको हम पहले रिमूव करें, उनको क्लीन करें अच्छे से. रीयूज़ द वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल क्लीन द वेस्ट वाटर एंड रीयूज़ इट फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड टॉयलेट यूज़. रीयूज़ द, जितना भी हमारा वेस्ट होता है, जैसे कि क्लीन द वेस्ट वाटर, जितना भी हमारा वेस्ट जाता है उससे वाटर हम क्लीन करें और उसको वापस से रीयूज़ करें प्लांटिंग ऑफ वाटरिंग, प्लांटिंग फॉर वाटरिंग एंड टॉयलेट यूज़ के लिए. रिसाइकल द वेस्ट एज रो मटेरियल्स फॉर अनदर प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल एश वेस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट से जितना भी एश आता है कैन बिकम्स रो मटेरियल फॉर द सीमेंट प्लांट. उनको हम सीमेंट प्लांट रो मटेरियल में भी उनको यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी मैनेज करके यूज़ कर सकते हैं और इको फ्रेंडली बना सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 4 यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. थैंक यू.